हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम मौद्रिक नीति के साधन पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति के मुख्य साधनों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिमाणात्मक साधन और दूसरा है गुणात्मक साधन। तो परिमाणात्मक साधन समस्त अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करते हैं, इसलिए इन साधनों को सामान्य साधन भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट है बैंक दर। जब व्यापारिक बैंकें मुद्रा की कमी महसूस करती हैं तो वे आरबीआई से मुद्रा उधार लेती है। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक से उधार लेती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लंबे समय के लिए अर्थात दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज की दर पर देती है उसे बैंक दर कहा जाता है। जब आरबीआई बैंक दर बढ़ाती है तो व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना महंगा पड़ता है, तो वह भी प्रजा को ऊंची ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करती है और ब्याज की दर बढ़ने से प्रजा भी लोन कम लेती है। इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति घटने लगती है। जब अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति हो तब आरबीआई बैंक दर बढ़ाकर मुद्रा की पूर्ति घटा देती है, जिससे मुद्रास्फीति कम होती है। और यदि मंदी है तो इसका उल्टा किया जाता है। जब मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तब मुद्रास्फीति सर्जित होने लगती है। और इसका उल्टा हो जाए अर्थात मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए तो क्या होने लगती है, मंदी सर्जित होती है। बैंक दर खूब नीचे रखने की नीति को सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है और बैंक दर खूब ऊंचा रखने की नीति को क्या कहा जाता है, महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। पिछले कई वर्षों में आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति बैंक दर द्वारा नियंत्रित करने के बदले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट द्वारा करती है। बैंक दर दीर्घकालीन रेट है और ये अल्पकाल में बदलता नहीं है, जबकि रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट अल्प समय में बदल सकते हैं। इससे अल्पकालीन नियंत्रण सरल बनता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकालीन अर्थात 1 दिन, 7 दिन या 15 दिन जितने कम समय के लिए मुद्रा की आवश्यकता है या होती है तो वह आरबीआई के पास से मुद्रा लेती है और जिस दर से आरबीआई व्यापारिक बैंकों को मुद्रा प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट में रेपो अर्थात रीपर्चेस रेट। अल्पकाल में इस प्रकार का ऋण लेने के लिए व्यापारिक बैंक आरबीआई को निश्चित बट्टे की दर पर वापस लेने की शर्त पर अपने पास पड़ी हुई जामीनगिरी बेचती है। इस बटाव को रेपो रेट कहा जाता है। मुद्रास्फीति के समय आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे व्यापारिक बैंक कम ऋण ले और प्रजा को ऊंची दर पर ऋण प्रदान करे। इस तरह प्रजा भी कम ऋण ले और मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रास्फीति क्या होने लगे, घटे। मंदी के समय आरबीआई रेपो रेट नीचा कर देता है। जब आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण चाहिए तब वह व्यापारिक बैंकों के पास से ऋण लेता है, जिससे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट अधिक हो तब व्यापारिक बैंकें आरबीआई को लोन देने के लिए अधिक आकर्षित होती है और वे अतिरिक्त मुद्रा आरबीआई को ऋण के रूप में देती हैं। इस प्रकार सामान्य प्रजा को कम ऋण दे सकने की वजह से बाजार में मुद्रा की पूर्ति घटती है। रिवर्स रेपो रेट नीचा हो तो उससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था। यह एक ऐसी विशिष्ट व्यवस्था है कि जहां पर सतत संकटकालीन संयोगों में और मुद्रा के समय या मुद्रा के संकट अर्थात मुद्रा की कमी के समय व्यापारिक बैंकें आरबीआई के पास से सरकारी जामीनगिरी अर्थात सिक्योरिटी को गिरवी रखकर निर्धारित दर से ऋण लेती है। यह दर रेपो रेट की तुलना में अधिक होता है। 2016 में यह दर 7% थी, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। अगला है नकद रक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन।
आरबीआई की 1934 की धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत रकम आरबीआई के पास नकद रक्षित कोष के रूप में रखना होता है। शुरुआत के वर्षों में यह प्रमाण चालू खाते की जमा राशि का 5% और दीर्घकालीन जमा राशि का 2% निश्चित हुआ था। 1962 के बाद कुल जमा राशि का 3% से 15% के बीच CRR रखना निश्चित किया गया। आरबीआई आवश्यकता अनुसार CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशो क्या किया बदलता रहता है। CRR का मुख्य उद्देश्य है बैंकिंग व्यवस्था के पास पर्याप्त मात्रा में नकद मुद्रा रहे, जिसे किसी भी संयोग में तमाम ग्राहक अपनी जमा राशि वापस लें तो उनको देने के लिए बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा हो। वैसे यह साधन मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए उपयोग होता है। CRR बढ़े तो बैंकों के पास साख सृजन करने के लिए कम मुद्रा रहती है और वह प्रजा को कम ऋण देती है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति और मुद्रास्फीति नीचे रहती है। मंदी के समय में CRR कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता का प्रमाण। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को CRR के अतिरिक्त अपनी कुल जमा राशि का 25% जितना मूल्य का नकद, सोना, सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के स्वरूप में रखना आवश्यक है, जिसे वैधानिक तरलता का प्रमाण कहते हैं। SLR ऊंचा हो तो बैंकों की जमा राशि का अधिकांश प्रमाण सरकारी प्रतिभूति में निवेश होता है, जो राज्य के खर्च को पूरा करने में उपयोग होता है। जितना प्रमाण नकद और सोना में रहता है और SLR ऊंचा हो तो प्रजा को उतने प्रमाण में कम ऋण प्राप्त होता है, और यदि SLR नीचा हो तो प्रजा को उतना अधिक ऋण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं। अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने या घटाने के लिए आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करती है। जब आरबीआई सरकार के पास से प्रतिभूति का क्रय करती है तब अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, और जब खुले बाजार में बेचती है तब मुद्रा की पूर्ति घटती है। इस प्रकार का कार्य मुद्रास्फीति या मंदी को नियंत्रण में लाने के लिए किया जाता है। भारत में 1991 से पूर्व इन साधनों का विशेष उपयोग नहीं था। 7 है आरबीआई के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि व कमी के प्रमाण को अस्थिरता से मुक्त करने के लिए नीति। जब देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए या देश के बाहर जाए तब आरबीआई के मुद्रा भंडारण के खाते में वृद्धि कमी होने से उसका हिसाब किताब असंतुलित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई मुद्रा की शेष या घाटे के प्रमाण जितनी सरकारी प्रतिभूति को खुले बाजार में क्रय या विक्रय करके अपने हिसाब में संतुलन बनाए रखती है, जिससे समस्त मुद्रा व्यवस्था में संतुलन बना रहे। अभी हम देखेंगे कि गुणात्मक साधन कौन से हैं। सामान्य साधनों से अलग एवं अतिरिक्त आरबीआई कुछ निश्चित क्षेत्रों के विकास के लिए या अलग अलग क्षेत्रों को निर्धारित असर पहुंचाने के लिए गुणात्मक साधनों का उपयोग करती है। गुणात्मक साधन अर्थात आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन। ये साधन सभी क्षेत्रों में एक समान असर पहुंचाने के लिए नहीं होते। जैसे नंबर 1 है सुरक्षा की आवश्यकता। सामान्य प्रजा को जब व्यापारिक बैंकें ऋण देती है तब वह ऋण वापस आए, इसकी सावधानी बैंकों को रखनी पड़ती है। इससे बैंक लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उनकी कोई संपत्ति जैसे कि जेवर, जमा राशि, कार, घर, जमीन इत्यादि सुरक्षा गारंटी के रूप में लिखा लेती है। यदि कोई ग्राहक बैंक के शर्तों के अनुसार ऋण की रकम वापस न चुकाए तो बैंक सुरक्षा के रूप में रखे इन साधनों को क्या कर लेती है, अपने पास जब्त कर लेती है। परंतु देश के प्रत्येक वर्ग को बैंक का ऋण प्राप्त हो तथा कृषि जैसे क्षेत्रों का एक समान विकास हो, उसके लिए अलग अलग वर्ग के पास से कम प्रमाण में सुरक्षा या गारंटी लिखवाने की पद्धति अपनाने की आरबीआई व्यापारिक बैंकों को आदेश देती है। जैसे कि
गरीब किसान के पास से नहीवत और बड़े धंधे के मालिकों से बड़े पैमाने में सुरक्षा गारंटी लिखवाई जाती है। दूसरा है मार्जिन की आवश्यकता। सुरक्षा गारंटी के लिए बताई गई संपत्ति का कुछ निश्चित भाग अथवा मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम का ऋण इकाई या प्रति व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, इस प्रतिशत को ऋण का मार्जिन कहते हैं। आरबीआई अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मार्जिन रखने की सिफारिश करता है। तीसरा है ऋण की अधिकतम सीमा। किसी भी एक व्यक्ति को या इकाई को ऋण की अधिकतम सीमा आरबीआई निश्चित करता है। उसके बाद है भेदभाव युक्त या भेद पारखी ब्याज की दर। अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज की दर रखने की पद्धति आरबीआई सूचित करती है, जिसे भेदभाव युक्त ब्याज की दर की नीति कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप एक गरीब किसान को कृषि की प्रवृत्ति के लिए खूब नीची दर पर ऋण दिया जाता है और धनी लोगों को घर या कार खरीदने के लिए खूब ऊंची दर से ऋण प्राप्त होता है। इस प्रकार से गुणात्मक साधन कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने देखा कि बैंक का क्या मतलब होता है, बैंक क्या कार्य करती है और किस प्रकार से वो अपना उद्देश्य पूरा करती है। फिर मध्यस्थ बैंक किसे कहते हैं, सूचित बैंक क्या करते हैं, मौद्रिक नीति किसे कहा जाता है, साख सृजन किसे कहा जाता है, सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं, इन सभी को हमने इस चैप्टर में जाना। तो आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है।